हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट जो कि डिप्लोमा क्लासेस में चलती है, उसके जो लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सैम्पल पेपर्स हैं, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन दे रहे हैं उसका। और मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप सैम्पल पेपर को देखें और फिर उसके बाद जब उसको सॉल्व करने के बाद जो प्रॉब्लम्स बचे उनको आप इस सॉल्यूशन वीडियो में देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम धीरे धीरे करके सैम्पल पेपर 3 दे चुके हैं आपको और सैम्पल पेपर 4 हम इस वीडियो में दे रहे हैं। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है ये। टाइम 3 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं। और बाकी अगर सैम्पल पेपर्स के वीडियो चाहिए आपको और उनके सॉल्यूशन के वीडियो चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर के भी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ नए पैटर्न पे नई कॉपियाँ भी आई हैं और जिनमें कि फ्रंट पेज जो है उसका OMR पेज है जिसको बड़ी सावधानी के द्वारा भरा जाना है। इससे रिलेटेड वीडियो भी अगर आपको देखना है कि उसको कैसे बने, आप उसको अपनी प्रिंट निकाल करके कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये इसके रिलेटेड वीडियो भी आपको जो है हमने दिए हुए हैं। वो आपको वीडियो जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट BTUP रूल्स एंड रेगुलेशंस में मिल जाएंगे, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, उनको भी आप देख सकते हैं। और फिर नई परिस्थितियों में जब 60 नंबर का पेपर हो गया है और क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है पेपर में, तो 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर कैसे सॉल्व करें, कहीं आपका कुछ छूट ना जाए, इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो भी हमने इस वीडियो की प्लेलिस्ट में डाल रखा है और साथ ही साथ चैनल पर BTUP रूल्स एंड रेगुलेशंस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें भी डाल रखा है। तो आप उसे भी जा के देखें ज़रूर और तब जा के आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो पाएंगे एग्ज़ाम्स के लिए। मैं बता दूं कि टेलीग्राम पर भी हम अवेलेबल हैं और सेम जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 और उसमें भी जाकर के आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7376292424। इस पर आप जो है व्हाट्सएप करके अपना नेम, अपना ब्रांच, अपना कॉलेज, अपना सेमेस्टर भेज सकते हैं और हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे ताकि आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी मिलती रहे। क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जिनको ऊपर वीडियो नहीं बनाया जा सकता या जिनको कि टेलीग्राम पे नहीं बताया जा सकता, तो उसके लिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना आवश्यक हो जाता है। तो इतने तरीक़ों से जब आप हमसे जुड़े रहेंगे तो बोर्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ें या फिर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ या कोई भी चीज़ आपकी नज़रों से मिस नहीं हो पाएगा और आप भरपूर फ़ायदा इस चीज़ों का उठा सकेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट करें ताकि वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए, हम इसमें आपके पेपर में सभी भाग आते हैं, अनिवार्य 4 होते हैं। भाग अ, ब, स, द चारों ही करने होते हैं। इंटरनल चॉइस होती है, अंदर उसके 2-2 क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले भाग अ पे आते हैं हम, किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1-1 नंबर के ये होते हैं। इनमें भी अब ये कर दिया गया है 4 इसमें बहुविकल्पी आएंगे, 4 इसमें रिक्त स्थान वाले आएंगे और 4 इसमें जो है वो एक शब्द या एक लाइन में लिखने लायक आएंगे। तो हम जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, सही विकल्प चुनिए में क्वेश्चन नंबर 1 है श्यानता गुणांक की विमा है और 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। श्यानता गुणांक कितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको शायद एक और सैम्पल पेपर में भी इसका दिया था और अदरवाइज़ आप इसको F = 6 पाई ईटा RV, ये जो है वो इसका स्टोक का नियम है। इसकी सहायता से अगर हम ईटा निकालें तो F/6 पाई RV ये बनता है जा करके। और अब अगर आप ईटा की विमा निकालेंगे यहाँ से तो देखिए ये F की विमा जो है वो फोर्स की MLT-2 हो जाएगी और 6 पाई की तो होती नहीं है, R की L हो जाएगी और वेलोसिटी की LT-1 हो जाएगी। L से एक L कैंसिल हो जाएगा तो ये M और L ऊपर पहुँचेगा तो L-1 T-1 ये विमा बनती है जा करके ईटा की। इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसे डायरेक्ट याद भी रखना चाहिए। और इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो ML² T-2 ML² T0 ML-1 T-1 कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन सही होगा। देखिए, कई बार लोग सोचते हैं ना कि 4 हैं ऑप्शन तो 3 दिए हैं, इनमें से कोई नहीं है, 3 में से तो कोई सही होगा ही होगा, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है वो सही है, तो 4th पार्ट इसका सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ठोस गोले का व्यास के परितः जड़त्व गुण है। तो ठोस गोले का 2/5 mr² होता है। अब आप यहाँ पे देखें 2/3 है, 2/5 यहाँ पे है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसका सही है। तो ये सेकंड ऑप्शन टिक कर देंगे आप। इसके बाद अगर हम देखें तीसरा क्वेश्चन कि ML² T-2 किस भौतिक राशि की विमा है। तो अब कार्य की तो चेक करना पड़ेगा आपको, कार्य की वैसे क्या होती है, W = जो है वो F × S ये फॉर्मूला होता है।
तो कार्य की विमा अगर निकालेंगे तो ML_T-2 और S की L हो गई, तो यानी कि ML²T-2। तो ये पहला ऑप्शन भी सही है, लेकिन अब इतने पे ही नहीं रुक जाना है आपने। ये सही है, हो सकता है ये भी सही हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी, ये भी ऑप्शन है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसका बलागुण की भी चेक करेंगे। तो बलागुण का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए यहाँ भी निकालेंगे आप, तो ML_T-2 इसकी आएगी, और डिस्टेंस की L यानी कि ML²T-2 सेम आ रही है। देखिए इसके भी है ML²T-2। ऊष्मा भी कार्य का रूप होता है, तो इसलिए कार्य की जो होगी वही ऊष्मा की भी होगी। तो इसका मतलब तीनों की विमा ML²T-2 है। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी, ये जो है ये आपका जो है वो सही माना जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सैम्पल पेपर में मैं इसीलिए आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कहीं आप जल्दबाजी में गलती ना कर जाएं। कार्य की भी सही है, लेकिन इसमें यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जी का मान किस पर निर्भर करता है। तो कैपिटल जी देखिए ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और इसका मान किस पर निर्भर करता है। तो पहला पार्ट है पृथ्वी की त्रिज्या पर, दूसरा पार्ट है पृथ्वी के द्रव्यमान पर, और तीसरा पार्ट है न तो पृथ्वी की त्रिज्या पर और न ही पृथ्वी के द्रव्यमान पर। तो कैपिटल जी इसका नाम ही यही है कि किसी पर निर्भर नहीं करता, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका सही है, न तो पृथ्वी की त्रिज्या पर ना ही पृथ्वी के द्रव्यमान पर। तो इसका थर्ड ऑप्शन ये सही है। तो इस तरह से ये 4 जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये हमारे जो हैं वो सही हो जाते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास रिक्त स्थान भरिए वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, और इनमें क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक, अब इसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए होगा, Q = KA θ1 - θ2 × T/D। ये ऊष्मा चालकता गुणांक, इसमें K होता है, ये ऊष्मा की मात्रा होती है, ये क्षेत्रफल है पृष्ठ का, ये ताप अंतर है, और ये समय है, और ये दूरी है। तो यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे तो Q × D और A θ1 - θ2 × T, ये ऐसे आएगा। अब इसमें से देखिए सब की विमा मालूम है, बस ऊष्मा की नहीं मालूम है। तो ऊष्मा की कार्य यानी कि F × S, ये इसका हो गया। तो चाहे अगली लाइन में इसको F × S कर लीजिए, D/A θ1 - θ2 × T। अब यहाँ पर देखिए इसमें सारी वैल्यूज़ रख दीजिए आप। तो फोर्स की विमा क्या होगी, तो K लेफ्ट साइड में लिखेंगे, K की विमा = अब चाहो तो आप रफ पे कर लो, क्योंकि ये तो रिक्त स्थान भरना है, तो आप रफ पे करके दिखा सकते हो। लेकिन रफ पे जब कैलकुलेट करोगे तो इससे बेटर है आप पेयर पे ही इसको कैलकुलेट करके दिखा दो, ठीक है ना। जब मेहनत करनी ही है तो सब देखें उस चीज़ को। तो F की वैल्यू ML_T-2 हो जाएगी, S की L हो जाएगी, डिस्टेंस है तो ये L हो जाएगा, अपॉन एरिया है तो ये L² हो जाएगा, टेम्परेचर है तो ये K हो जाएगा, और समय है तो ये T हो जाएगा। L² का ये 2 L कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ML और ये T ऊपर पहुँचा T-1, और यहाँ पर K-1, ठीक है ना। ये इस तरह से इसकी विमा बनती है जा करके। तो इसे आप अब आसानी से जो है वो ऑप्शन भर सकते हैं कि ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक। अच्छा 1 मिनट, मात्रक पूछा गया था ना, तो मात्रक जो है वही तो मैंने विमा निकाल दी। चलिए इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। एक बार बाद में क्वेश्चन पढ़ के आपको ये फ़ायदा मिला कि आपको यहाँ पर मात्रक भरना था, तो हम विमा निकाल रहे थे, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए, और फिर लास्ट में जाकर रिवाइज जब करेंगे तब आपको पता लगता है। अब हम यहाँ पर जल्दबाजी में या रूटीन वे में विमा भर देते और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। तो हमें यहाँ पर मात्रक लिखना था, तो मात्रक लिखने का मतलब है यहाँ से सीधे वो हो जाएगा QD × इतना। तो यहाँ पर ये Q का मतलब जूल हो जाएगा, इंटू मीटर हो गया, अपॉन एरिया का मीटर², और ये तो आपका केल्विन हो गया, और समय का जो है सेकेंड हो गया। तो इसमें ये हो गया, मीटर से 1 मीटर कट गया, बस जूल पर सेकंड को आप वाट लिख सकते हो, वाट मीटर -1, और यहाँ पर जो है केल्विन -1, ऐसे करके ये आपका यहाँ पर जो है वो मात्रक हो जाएगा जा करके। ये चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे आ करके, या फिर जूल पर सेकंड पर मीटर केल्विन ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 3.76520 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो इसमें डेसिमल के बाद का 0 ये काउंट करा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो सार्थक अंक 6 होंगे। आप यहाँ पे 6 लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 जूल में कैलोरी हैं कितनी होती हैं। तो देखिए आप आपने याद क्या किया है वो देखिए। कई लोग इसमें 4.18 लिख देंगे, जो कि गलत है पूर्णतया। एक कैलोरी में जो है वो 4.18 जूल होते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है 1 जूल में कैलोरी कितनी है। तो इसको थोड़ा पलट के लिखिए, 4.18 जूल मीन्स 1 कैलोरी, हेंस 1 जूल = कितना होगा, 1/4.18 कैलोरी। अब ये 1/4.18 कैलोरी या तो लिख दीजिए यहाँ पे, इतना ऑप्शन आंसर सही है, या फिर आप इसे डिवाइड करेंगे,
ठीक है ना। तो डिवाइड करके जो भी आएगा, तो ये 0.239 कैलोरीज आ रही हैं, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है ना। तो 1 करके भी लिख दीजिए और इस तरह, या 0.239 कैलोरी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान से रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है क्वेश्चन ने घुमा दिया, उल्टा पूछ दिया, आपने वही जो याद किया था वही लिख दिया। आप अपने कंसेप्ट पे टिके रहिए। क्वेश्चन अगर इधर उधर घुमाता है तो आप उसको अपने घुमा के अपने आप सीधा करिए कि हम जो जानते हैं उसकी कसौटी पे हम इसको कसेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध है। तो रेखीय त्वरण होता है हमारा ए और कोणीय त्वरण होता है अल्फा। तो ए और अल्फा में क्या रिलेशन है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये आपको याद होना चाहिए अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो। इसके बाद देखिए, एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में उत्तर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 9 है, शून्य कार्य का उदाहरण दीजिए। तो आपको बस नाम लिखना है। शून्य कार्य का उदाहरण तो पहला होता है कुली द्वारा सर पर बोझा रखकर आगे चलना, ठीक है ना। और दूसरा होता है, बस नहीं ज़रूरत नहीं है, एक ही लिख देंगे काम चल जाएगा। और दूसरा होता है वृत्त में वृत्तीय पथ पर गति करते हुए अभिकेंद्र बल के द्वारा किया गया कार्य। तो अभिकेंद्र बल जो कार्य करता है विस्थापन, ये होता है टेंजेंशियल स्पर्शरेखीय, थीटा 90 होता है, तो इसलिए वर्क डन 0 हो जाता है। तो अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य वृत्तीय गति में, और दूसरा कुली द्वारा सर पर बोझा रख करके सड़क पे चलना, ठीक है ना। इन दोनों में जो है 0 वर्क होता है। आप कोई भी एक मनपसंद लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए किसी कण का वेग v = at + b / t + c से दिया जाता है, नियतांक a की विमा लिखिए। तो इसमें देखिए v = at + b / t + c है, आपको केवल a की विमा लिखनी है। तो विमीय समांगीयता के सिद्धांत से आप क्या करेंगे, विमीय समांगीयता मैं लिख के ही बता देता हूँ। विमीय समांगीयता के सिद्धांत से तो ये क्या हो जाएगा, v की विमा = और at की विमा, ठीक है ना। और साथ ही साथ v की विमा इसके भी बराबर होगी या फिर इसके बराबर होगी, जिससे आपका फ़ायदा बनता है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे v की विमा आपकी LT - 1 बन गई, a की विमा इंटू t की विमा यानी कि जो है वो t हो गई। a की विमा यहाँ से कितनी आ जाएगी, t उधर चला जाएगा, तो ये आपका LT - 2, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। ये a की विमा जो है वो इसका फॉर्मूला बन जाता है, मतलब इसका आंसर आ जाता है। तो लिखिए, तो आप लिख देंगे उसको। अब निकाला है आपने तरीके से, तो आप चाहो करके दिखाओ, फिर नीचे लिख दो अतः नियतांक a की विमा इतनी है, बस। इससे इंप्रेशन और अच्छा पड़ेगा। भाई जब रफ पे मेहनत कर रहे हो तो आप उसको फेयर पे दिखाने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। इससे ये भी साबित हो जाएगा आपने कैलकुलेट करके निकाला है, आपको आता है, आपने नकल नहीं मारी है। बहुत सारे मतलब इसके निकलते हैं जाकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, बल तथा रेखीय संवेग के बीच का संबंध लिखिए। तो बल यानी कि फोर्स होता है और रेखीय संवेग यानी कि p होता है, इसके बीच संबंध। तो F = ΔP/ΔT, ये न्यूटन का द्वितीय नियम होता है, बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जड़त्वाघूर्ण तथा कोणीय संवेग के बीच के समीकरण को लिखिए। जड़त्वाघूर्ण I होता है, कोणीय संवेग जो है वो J होता है, इनके बीच में रिलेशन चाहिए। नहीं मालूम, कोई बात नहीं, इसको रेखीय में ले आइए। जड़त्वाघूर्ण होता है M, J होता है P। तो देखिए क्या रिलेशन होता है, P और M के बीच में P = mv होता है। तो वैसे यहाँ पे I और J के बीच में क्या होगा, तो J पहले लिख लीजिए और फिर उसके बाद M की जगह I लगा दीजिए, V की जगह कोणीय वेग लगा दीजिए, ठीक है ना। J = I ओमेगा, ये वाला रिलेशन आ जाएगा उसके बीच में। मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में भी बताया है, जब भी आप राह भटको तो कोणीय की चीज़ें नहीं मालूम है आपको, तो सीधे सीधे रेखीय में आ जाना। उसके करस्पॉन्डिंग जो वहाँ क्वांटिटी होती है उसके बीच का रिलेशन आपको याद होगा, उससे फिर वापस जा कर के कोणीय इस सिचुएशन में आप फॉर्मूला आराम से बिल्डअप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन 12 जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए आप अभी वीडियो को समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये वीडियो जो है केवल छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर बनाया है। ये वीडियो आपका आधा पौन घंटे में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब पेपर में आप लिखेंगे तो उसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। प्लस जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलना नहीं है, वो केवल सब लिखना है, समझ के करना है, ठीक है ना। तो इसलिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए इनसे। अभी आप सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर आप एक बार इस पूरे पेपर को अनसॉल्व्ड वीडियो में से क्वेश्चन पेपर देखिए और वहाँ से तब सॉल्व करिए और देखिए आप 3 घंटे में कर पा रहे हैं इस पेपर को या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सैम्पल पेपर इसीलिए बनाए गए हैं कि आप इनका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद देखिए चलते हैं भाग ब पे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2-2 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लांक नियतांक तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा निकालिए।
तो प्लैंक नियतांक की विमा जो है वो आपकी E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि प्लैंक के नियम से निकलेगी। इसमें आप H की विमा, अगर H इज इक्वल टू E बाई न्यू हो जाएगा, न्यू आवृत्ति होती है। तो अगर हम H की विमा निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे ऊर्जा की विमा यानी कि कार्य की विमा है ना, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी की विमा यानी कि 1 टाइम पीरियड की विमा, इन तरीके से निकाल सकते हैं। अब ऊर्जा की बल गुणा विस्थापन हमें तो डायरेक्ट मालूम है, आपको नहीं मालूम है तो आप निकाल लीजिएगा या F इंटू एस कर दीजिएगा, और अपॉन 1/T की विमा यानी कि 1/T ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि कैपिटल T ये हो जाएगा आप समय के हिसाब से। ये आपका कितना हो जाएगा ml² T-1, ये आ जाएगा, यही आपकी प्लैंक नियतांक की विमा हो जाएगी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा चाहिए तो ये कहाँ मिलता है, ये आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में मिलता है, F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइड बाई r²। तो इसके अंदर देखिए G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा FR² अपॉन m1m2। अब देखिए लगभग सबकी विमाएँ मालूम ही हैं आपको, तो ठीक है फिर इसमें G की विमा इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो इन सब की रख देते हैं mlt-2, r² का मतलब l² हो गया ये दूरी, अपॉन मास यानी कि m यानी कि m² हो गया। तो यहाँ से देखिए ये ऊपर जाएगा तो m-1, ये l³ हो गया और t-2। ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियतांक की विमा निकालनी थी तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे लिख देंगे अतः प्लैंक नियतांक की विमा इतनी है और जी की विमा इतनी है। ये आंसर बस जैसे एग्जामिनर देखेगा पूरा वेल डिफाइंड प्रोसीजर, वो पूरे के पूरे नंबर 2 नंबर आपको दे देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। तो ये आप लिख सकते हैं आराम से कि दो अगर मासेज हैं, बिंदु द्रव्यमान m1 m2 हैं, उनके बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है ना। तो इसका रूल क्या होता है कि दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल इनके द्रव्यमानों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। फिर स्टेटमेंट ऐसे लिखा, फिर कंबाइनिंग तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई r² हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू लगाएंगे तो G m1 m2 डिवाइड बाई r², इसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे, जहाँ कैपिटल G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इतना यहाँ तक आने के बाद तब आपका ये कंप्लीट माना जाएगा। स्टेटमेंट ऊपर जरूर लिखा होना चाहिए, एक छोटा सा डायग्राम बना होना चाहिए और ये यहाँ तक आना चाहिए बस। जहाँ G नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और यही गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। बस आप 2 नंबर में आधा नंबर भी नहीं कटेगा आपका, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर आपको पूरा समझाते हुए भी चल रहे हैं, साथ ही साथ कैसे लिखना है वो भी दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है घर्षण के नियम लिखिए। ठीक, घर्षण के नियम लिखिए। तो इसमें आप जो घर्षण के सीमांत घर्षण के नियम होते हैं, 3 तो लाइनें होती लैंग्वेज, और चौथे में मेन चीज़ दिखा दी जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो F डायरेक्ट इक्वल टू म्यू R, इस तरह से करके बताए गए हैं। तो ये 4 नियम आप इसमें लिख देंगे। चौथे वाले में आप डायग्राम भी बना देंगे, वेट mg नीचे की तरफ, R इधर की तरफ, कैपिटल F इधर और फ्रिक्शन F स्मॉल f इधर। तो ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिलंब प्रतिक्रिया के होता है, इज इक्वल टू, तो ये घर्षण गुणांक आ जाता है ना। और R की वैल्यू फिर mg भी डाल सकते हो, तो F इज इक्वल टू म्यू mg। ये आपका घर्षण का चौथा नियम है जो कि मेन है। 3 नियम ऐसे ही एक एक लाइन के होते हैं कि वो किस तरफ लगता है ना, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, और ये चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है लंबवत अक्षों की प्रमेय को चित्र बनाकर समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। लंबवत अक्षों की प्रमेय में एक तो लेमिना होता है, 2 डायमेंशनल लेमिना होता है, और उसके तल में 2 एक्सिस XY होती हैं, और उसके लंबवत अक्ष जो होती है उसके अबाउट अगर जड़त्वागुण निकालना है तो उसके तल के लंबवत उसी बिंदु से जाने वाली 2 रेखाओं के परितः जितना भी जड़त्वागुण होता है उनके सम के बराबर होता है। यानी कि IX IY अगर ये है और ये IZ है, इसके अबाउट IZ है, तो IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, ये रूल होता है। तो स्टेटमेंट, फॉर्मूला, डायग्राम सब कुछ बना के लिख देंगे आप, आपका ये चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद यह है कि 5वां है रेनॉल्ड संख्या क्या होती है, इसके द्वारा द्रव प्रवाह के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो रेनॉल्ड संख्या का डेफिनेशन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे रेनॉल्ड संख्या का क्या होता है, और फिर क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो R की वैल्यू अगर 0 से 2000 के बीच में है तो क्या होता है, R की वैल्यू 2000 से और 3000 के बीच में होती है तो क्या होता है, और R की वैल्यू 3000 से ज़्यादा होती है तो क्या होता है। ये सारी चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे आराम से किसी भी बुक से या किसी भी मॉडल पेपर से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कोणीय संवेग को परिभाषित करिए और इसका मात्रक और विमा भी लिखिए। कोणीय संवेग कैसे परिभाषित होता है, तो रेखीय संवेग जैसे P है और पॉइंट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इससे इसकी लंबवत दूरी अगर मान लिया सपोज करिए ये R है और ये लंबवत दूरी इसकी D है, तो P इंटू D ये जो है आपका J के बराबर होता है, ठीक है ना।
कितना रेखीय संवेग और इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को कोणीय संवेग कहते हैं। फिर इस डी की वैल्यू आप डाल देंगे आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ जब पड़ जाएगी तो फिर बाद में आर क्रॉस पी निकल आता है। अब इसका मात्रक निकालना है तो आप इसी से निकाल सकते हो। इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड तो इसका होता है पी का, और डी का आपका मीटर हो जाएगा, तो यानी कि ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इस तरह से ये आपका इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। और विमा निकालनी है तो इसी से निकाल सकते हो, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये इसकी विमा हो जाएगी जाकर के कोणीय संवेग की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आराम से इसकी ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। 7वां क्वेश्चन है, एक केश नली की त्रिज्या स्मॉल आर है, इसमें h ऊंचाई तक द्रव चढ़ा है, तो द्रव का पृष्ठ तनाव S सूत्र से दिया जाता है। ये S इज इक्वल टू आर एच डी जी अपॉन 2, इस सूत्र से पृष्ठ तनाव का मान दिया जाता है, जहाँ D जो है वो द्रव का घनत्व है, G जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि विमीय समांगीयता के सिद्धांत से समीकरण की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए, विमीय समीकरण के सिद्धांत से इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो पहले फॉर्मूला लिख दोगे, ये भाई ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आप करोगे डायमेंशंस ऑफ LHS, तो LHS की डायमेंशन निकालोगे, फिर डायमेंशंस ऑफ RHS निकालोगे, और वो अब आता है, वो आपको दिया ही है कि ये फॉर्मूला होता है भैया, तो सही है इसका मतलब, तो विमाएँ सेम आनी चाहिए। तो चूँकि विमाएँ सेम है, अतः फॉर्मूला विमीय रूप से सत्य है, ये तरीका होगा इसका। तो अब पृष्ठ तनाव की क्या होती है, तो पृष्ठ तनाव की विमा आप अलग से निकाल लो पहले, T इज इक्वल टू F/L होती है, MLT माइनस 2 और अपॉन L यानी कि MT माइनस 2, ML0 T माइनस 2, ये आपने यहाँ पे लिख लिया, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद क्या किया, डायमेंशंस ऑफ RHS, तो RHS की डायमेंशन में यानी कि R की L हो गई, ठीक है ना, H की जो है आपकी वो भी लंबाई हो गई L, घनत्व की ये हो गई जाकर के M/L3, और गुरुत्वीय त्वरण G की हो गई LT माइनस 2, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें, और 2 की तो कोई होती नहीं। अब यहाँ से देखिए आप L L L 3 L हैं, ये नीचे से कट गया और बचा क्या, MT माइनस 2 यानी कि ML0 T माइनस 2, इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड थर्ड वी सी दैट क्या, डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, मतलब बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर है, अतः दिया गया समीकरण जो है वो विमीय रूप से सत्य है। देखिए, अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से, तो आप जैसे ही विमा निकली थी तुरंत समझ गए होगे कि आगे की कहानी क्या है। और अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है सही से, तो फिर आप कहोगे कि सर ये शॉर्ट में हो गया, ये समझ में नहीं आया, या इस तरह की चीज़ें हुई। तो जिन्हें आप कमेंट करके बताइएगा आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद देखिए भाग 7 में आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है कि नहीं, 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और 2.5 नंबर के क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, 20 मार्क्स टोटल बनते हैं जाकर के। पहला क्वेश्चन है, सापेक्ष त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि की परिभाषाएं लिखिए तथा सूत्र भी लिखिए। तो देखिए, सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, तो डेल्टा A अपॉन A यानी कि परम त्रुटि और जो माध्यमान होता है इसके अनुपात को जो है वो सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। यही डेफिनेशन लिख दीजिएगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा। और प्रतिशत त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि को जब प्रतिशत त्रुटि में लिख दिया जाता है, ठीक है ना, इंटू 100 करके लिख दिया जाता है, तो ये आपकी प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। तो दोनों की परिभाषाएं और दोनों के सूत्र आप आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए वान डेर वाल्स गैस समीकरण P + A/V स्क्वायर इंटू V - B = RT में नियतांक A व B की विमाएं ज्ञात करिए। तो देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर आएगा तो अगर आपने करा नहीं है तो हो सकता है आप इसको देख के डर जाएं। देखिए, P + A/V स्क्वायर, विमीय समांगीयता का सिद्धांत कहता है कि समान विमा वाले पदों को ही जोड़ा जा सकता है। तो यानी कि P और A/V स्क्वायर अगर जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की विमाएं समान होंगी। तो हम यही लिखेंगे कि चूँकि समान विमाओं वाले पदों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, चाहे ऊपर और लिख दीजिए कि विमीय समांगीयता के सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि चूँकि ये ऐसा करा जा सकता है, अतः क्या होगा इसमें, A/V स्क्वायर की विमा इज इक्वल टू P की विमा, ठीक है ना। अब हमने A/V स्क्वायर लेफ्ट में लिख लिया है क्योंकि A निकालना है, इसलिए अब इसमें आप सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, A की विमा इज इक्वल टू V स्क्वायर की विमा मल्टीप्लाई में चलेगी, प्रेशर की नहीं मालूम, फोर्स अपॉन एरिया कर लीजिए, ठीक है ना, की विमा इंटू V स्क्वायर की विमा। अब इसके बाद MLT माइनस 2 हो जाएगा ये अपॉन L स्क्वायर, और V स्क्वायर यानी कि वॉल्यूम की L³ होती है उसका भी स्क्वायर करेंगे तो L6 हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप सॉल्व करके जब निकालेंगे इसे, तो देखिए यहाँ पर कितना है, L6
में से 2l गए तो 4 बचे, 4 और 1 5, तो ml5t-2 ये आपका जो है ये a की विमा आ जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा लगा देंगे v की विमा, और v और b माइनस b है, इसका मतलब घट भी तभी रहे होंगे जब विमा समान है, यानी कि b की विमा इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, कैपिटल V की विमा, और कैपिटल V की विमा आयतन की कितनी होती है L3, यानी कि m0 L3 T0। ये इस आपका B की विमा आंसर आ गया, ये आपका A की विमा का आंसर आ गया। ठीक है ना, कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल समझ गए होंगे आप। और इसे प्रेस्क्राइब पूरी लैंग्वेज लिख दी है मैंने, बस उसे सही से थोड़ा अरेंज करके सही राइटिंग में लिखना है बस, बाकी कुछ थोड़ा ना इसमें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रोलर को खींचना उसे ढकेलने की अपेक्षा आसान है, चित्र सहित समझाना है आपने इसे। तो देखिए रोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रोलर को खींचना यानी कि इस तरह से आप इसको जो है वो खींच रहे हैं ऐसे, और एक ये ढकेलना यानी कि आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, बस यही अंतर है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बस इतना ध्यान रखिए, मैंने बताया आपको, ऐसे सिचुएशन में इसका कंपोनेंट ऐसे और ऐसे जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में इसका कंपोनेंट ऐसे और ऐसे आएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से तो ये चलेगा यहाँ भी और यहाँ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे वेट को माइनस करने लगता है, और यहाँ पर वो वेट में जुड़ने लगता है, तो इसलिए यहाँ पर अपेरेंट वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये काम चलाना फिर मुश्किल होने लगता है, और यहाँ पर अपेरेंट वेट जो है वो कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मूवमेंट आसान हो जाता है। तो इसीलिए उसे खींचना जो है वो आसान होता है, और ढकेलना जो है वो मुश्किल होता है। पूरा चाहे अब आप बुक से तैयार कर लीजिए, चाहे यहीं से पे तैयार कर लीजिए, मेन इसकी आत्मा मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, बाकी अब इस पर स्ट्रक्चर, लैंग्वेज और सब चढ़ा के आप आसानी से इसको पेपर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, मोड़ पर सड़क या रेल की पटरी में ढलान क्यों रखा जाता है, झुकाव कोण के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। तो ये इसका फेमस आर्टिकल है, ये आपका 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर, 2.5 नंबर, 2 नंबर, किसी में भी आ सकता है। इसमें डायग्राम बना के झुकाव कोण के लिए, पहले तो ढलान क्यों रखा जाता है, तो ढलान रखने से कैसे अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है और मोड़ आसानी से काट लेते हैं, वो चीज़ समझा देंगे। फिर आप डायग्राम बना के फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। चाहे साइकिल सवार के झुकने का फॉर्मूला हो, चाहे सड़क को झुकाने का फॉर्मूला हो, दोनों एक ही थीम पर बेस्ड हैं, और दोनों ही का फॉर्मूला यही आता है, डेरिवेशन भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अपकेंद्रित किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी कार्यविधि समझाइए। तो अपकेंद्रित देखिए वैसे तो डायरेक्ट सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन चूंकि अपकेंद्र बल है और अपकेंद्र बल सिलेबस में है और उसके उदाहरण भी हैं, तो उन उदाहरणों में ही अपकेंद्रित आ जाता है, तो इसलिए हमने इसे आपको पढ़ाया है और बोला भी है कि इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो किस सिद्धांत पर, तो अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, बात समझा सकते हैं आप इसमें कि मतलब अलग अलग द्रव्यमान के कणों को वृत्तीय पथ में करा जाए तो इस पर ज़्यादा विकेंद्र बल लगता है, तो ये किनारे किनारे घूमने लगते हैं, इस पर कम लगता है, तो ये अंदर अंदर घूमने लगते हैं ना। कार्यविधि समझाइए, तो इसमें आप फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं, इसमें दोनों पे ऊपर mv²/r, भारी वाले पे भी निकालेंगे आप अपकेंद्र बल, हल्के वाले पे भी निकाला जाता है mv²/r, फिर ये इक्वेट करके, और इसमें यहाँ पे m/m इज इक्वल टू कैपिटल R/r। जो भारी है उसके बड़ी त्रिज्या पे घूमेगा, मतलब बड़ी त्रिज्या के पथ पे घूमेगा, जो हल्का है वो कम त्रिज्या के पथ पे घूमेगा। तो भारी वाले कण बर्तन में किनारे किनारे मिलते हैं, हल्के वाले कण अंदर अंदर। देखिए ये पूरी ये कंसेप्ट है, ये बिल्कुल वो है कोर लैंग्वेज है जो कि आपको किसी आर्टिकल के लिए मालूम होना चाहिए, तब आप उस पर जब सोच विचार करेंगे तो आप अपने आप अपनी लैंग्वेज जो है वो बनाते चले जाएंगे। जो मेहनत होती है, जो पूरे सेमेस्टर भर करते हैं या जो पूरे साल भर मेहनत करी जाती है, वो फ़ायदा देती है जब आप एग्ज़ाम में इस तरह से तैयारी करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह करते हैं कि कुछ नहीं पढ़ेंगे हम और सीधे मॉडल पेपर लेके कर लेंगे, तो इसके लिए सॉरी है, ऐसे तैयारी ऐसे पढ़ाई जो है वो नहीं की जाती है। ठीक है ना। देखिए 6वां क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में होने वाले परिवर्तन के लिए व्यंजक निकालिए। तो गहराई में जाने पर जो है वो ये g' इज इक्वल टू g(1 - d/r) इस तरह से होता है, कितनी गहराई पे गए। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो ये फॉर्मूला तो डिराइव करना है, ये तो फेमस आर्टिकल है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें केंद्र पर जब आप पहुँचेंगे तो गहराई कितनी हो जाएगी, जो आपका डेप्थ है वो रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो d इज इक्वल टू r इसमें रख देंगे, तो g' इज इक्वल टू g(1 - r/r) और यहाँ से 1 - 1 ये आपका 0 हो जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। ऊपर जाने पे कम होता है, लेकिन कम 0 नहीं होता है, 0 फिर अनंत पे ही होगा, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र पे पहुँचते पहुँचते वो चीज़ 0 हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि नीचे गहराई में जाने पे जी के मान में ज़्यादा जल्दी परिवर्तन होता है, जबकि ऊपर जाने पे उतना जल्दी परिवर्तन नहीं हो पाता है। लेकिन इससे आप एक चीज़ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसका यहाँ पर यह है कि अगर हम ऊंचाई पर जाने वाला फॉर्मूला है g' इज इक्वल टू g,
और उसका अप्रॉक्सीमेशन ले लें कम ऊंचाई के लिए, तो 1 माइनस 2h/r होता है। और गहराई वाला g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस d/r होता है। मतलब सेम हाइट पे गए, मतलब जैसे 10 किलोमीटर ऊपर गए और 10 किलोमीटर नीचे गए, तो g के मान में कमी कहाँ पे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए अंदर जाने पर जो है जितनी कमी हो रही है, ऊपर जाने पर उसमें 2h/r के हिसाब से कमी हो रही है। तो ऊपर जाने पे ज़्यादा जल्दी कम, मतलब ज़्यादा कमी हो जाती है, अंदर गहराई में जाने पे कमी जो है वो उतनी नहीं होती है। लेकिन ये बात अलग है कि इस केंद्र पर पहुँचते पहुँचते शून्य हो जाता है, और ऊपर वाला जो है वो उसको शून्य होने में अनंत दूरी तय करनी पड़ती है। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन उनसे कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कर लीजिएगा। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप आगे का ये, मतलब जितना ये बाद में मैंने डिस्कस किया, इसे मतलब ध्यान मत दीजिएगा ज़्यादा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, शक्ति की परिभाषा लिखिए। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, है ना। परिभाषा इसके लिख देंगे आप कार्य करने की दर को। किसी पिंड पर F बल लगाने से वह v वेग से गतिमान होता है। पिंड की सामर्थ्य का व्यंजक लिखिए। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला लिखेंगे, W को F इंटू एस अपॉन टी कर देंगे। S अपॉन टी दूरी बटे समय यानी कि 4 हो जाएगी, तो F इंटू वी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ जाता है, पिंड की सामर्थ्य का व्यंजक निकालिए। तो ये डेराइव कर देंगे, थोड़ी लैंग्वेज और इसमें लिख देंगे, आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। 8वां क्वेश्चन है, देखिए m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या का एक गोला क्षैतिज तल पर रेखीय वेग v से लुढ़क रहा है। ये क्षैतिज तल पर m द्रव्यमान और r त्रिज्या का एक गोला जो है वो v वेग से लुढ़क रहा है। गोले की संपूर्ण ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालिए। तो देखिए रेखीय गति भी हो रही है और लुढ़क रहा है, तो यानी कि घूर्णन गति भी हो रही है। तो संपूर्ण ऊर्जा इसकी जो हो जाएगी, वो जो हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी गतिज ऊर्जा रेखीय वाली, यानी कि गे रेखीय, और प्लस के जो है वो घूर्णन वाली। तो रेखीय कितनी हो जाएगी, हाफ mv² हो जाएगी, और घूर्णन वाली हाफ i ओमेगा² हो जाएगी। अब देखिए इसमें रिलेशन आप लिख देंगे, v वेग से लुढ़क रहा है, लेकिन ओमेगा थोड़ा ना दिया है, और i भी इसका इसमें रख सकते हैं हम। तो देखिए गोला है, इसमें लिखकर दिया नहीं है, तो ठोस गोला ही मानेंगे। तो इसके लिए ठोस गोले के लिए तो ये आपका i इज इक्वल टू 2/5 mr² होगा, और साथ ही साथ v इज इक्वल टू r ओमेगा अगर हम ले लें r ओमेगा से, तो ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ से v अपॉन कैपिटल R। ये त्रिज्या दी हुई है, तो ये v इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू v/r, ये इसमें आप जो है पुट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, तो जब इसमें रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा हाफ mv² और प्लस हाफ i की वैल्यू 2/5 mr² एंड ओमेगा की जगह v/r का होल स्क्वायर। ये r² देखिए r² पूरे से कट जाएगा, तो हाफ mv² प्लस 2 कैंसिल 1/5 और mv² ये बचेगा। 5 और 2 LCM 10 ले लिया, तो 5 mv² प्लस 2 mv², यानी कि ये आपका 7/10 mv², ये इतना आ जाएगा। तो ये के जो संपूर्ण ऊर्जा जो है के टोटल इज इक्वल टू ये इतनी बन जाएगी जा करके। हमें m r और v में ही रिलेशन चाहिए था, तो वही हमने जो है ला करके यहाँ पे रखा है। जो ये i और ओमेगा है उनकी वैल्यू इसमें रख दी है। तो ये एक तरह से आप कह लीजिए न्यूमेरिकल है, या आप कह लीजिए डेरिवेशन है, जो भी है, ये टोटल एनर्जी इतनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अविरतता या सततता के सिद्धांत को लिखकर सिद्ध कीजिए। इसका एक उदाहरण समझाइए। इसके प्रूफ कर देंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। और एग्जाम्पल में आप बगीचे में पाइप डालते हैं तो उसके वहाँ ऊपर हाथ लगा लेते हैं, ठीक है ना, या डीप वाटर रन्स काम, गहरा पानी शांत चलता है। ये इस तरह से आप एग्जाम्पल कोई भी इसके अंदर समझा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करिए। कौन अधिक प्रत्यास्थ है, रबड़ या स्टील, सिद्ध करिए। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए आपको पहले प्रतिबल बताना पड़ेगा, विकृति बतानी पड़ेगी, है ना, और उसके बाद तब यंग प्रत्यास्थता गुणांक को आप परिभाषित कर पाएंगे। फॉर्मूला लिख दीजिएगा, निकाल दीजिएगा, y इज इक्वल टू mg कैपिटल L ओवर पाई r²L, इस तरह से, है ना। और फिर रबर स्टील में कौन प्रत्यास्थ है, तो इसके लिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, ये ले लेंगे आप इस फॉर्मूले से। और फिर लिख देंगे रबर में चूंकि लेंथ में इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है, सिंस LR इज़ ग्रेटर देन LS, स्टील में लेंथ कम बढ़ती है और रबड़ में ज़्यादा बढ़ती है, तो इसलिए यहाँ से YR इज़ लेस देन YS। रबड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक स्टील के यंग प्रत्यास्थता गुणांक से कम होता है, इसलिए स्टील जो है वो ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है। तो ये इसका डेरिवेशन है। ये मैंने थ्योरी क्लासेस में सब कराया है, आप आराम से इसे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी बुक से या मॉडल पेपर से इसे देख सकते हैं। अब देखिए भाग द विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, और ये 4 क्वेश्चन करने होते हैं। 5-5 नंबर का हर एक होगा, 20 नंबर का होगा। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ऊर्ध्ववृत्त में बाल्टी घुमाने से उच्चतम बिंदु पर पानी नहीं गिरता, समझाइए तथा इससे क्रांतिक वेग का व्यंजक निकालिए। तो बाल्टी ऊंचाई पे ये वृत्तीय गति कराई जा रही है ना,
ऊर्ध्ववृत्तीय गति का, हालांकि वो हट गया है एग्जाम्पल, लेकिन ये ऐसा है जिसको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। वोल्टी और पानी का वेग mg नीचे काम कर रहा है और उसके ऊपर अपकेंद्र बल जो है वो ऊपर काम कर रहा है। v वेग से बाल्टी चल रही है r त्रिज्या के पथ पे। तो ये अगर पानी नहीं गिरता है तो f डैश जो अपकेंद्र बल लग रहा है वो वेट से बराबर या ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे अपकेंद्र बल लिख देंगे हम इस पर mv²/r ग्रेटर इक्वल टू mg। m से m कैंसिल, v² ग्रेटर इक्वल टू rg, यानी कि v इज़ ग्रेटर इक्वल टू √gr। तो ये आपका वेलोसिटी, इसका मतलब जो है वो उच्चतम बिंदु पर पानी क्यों नहीं गिरता, तो बता देंगे आप कि अब केंद्र बल जो है वो उसको संतुलित कर लेता है ना, तो इसलिए नहीं गिरता। और कितना उसके क्रांतिक वेग का व्यंजक होगा, तो ये आ गया इतना, यानी कि क्रांतिक सिचुएशन मतलब केवल बस गिरे ना, तो यानी कि v इक्वल टू √gr हो गया। भाई उससे ज़्यादा हो जाएगी वेलोसिटी तो भी नहीं गिरेगा, लेकिन कम से कम वो वेलोसिटी जिस पे ना गिरे तो वो क्रांतिक वेग कहलाता है। तो इसलिए v इक्वल टू यहाँ से क्रांतिक वेग का फॉर्मूला √gr आ जाता है। तो वही कंडीशन जो यहाँ पे थ्योरी में बताई गई है, उसी को अगर आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर देंगे तो उससे आपका ये आता है। थ्योरी क्लासेस में मैंने पूरा पढ़ाया है, आपको किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पूरी प्लेलिस्ट का, आप उसको देख सकते हैं जा करके। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, रेखीय प्रसार गुणांक को समझाइए। तो इसको आप अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, इसको डेल्टा टी, ये इसको समझा सकते हैं, आप इसको परिभाषा दे सकते हैं। एक तांबे की छड़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 80 सेंटीमीटर लंबी है। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 हो गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और 80 सेंटीमीटर लंबी L1 उसकी 80 सेंटीमीटर लंबी हो गई। वो लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, यानी कि डेल्टा एल क्वेश्चन मार्क है, जब इसे 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए, यानी कि T2 इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दें, और तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा इज इक्वल टू 1.7 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कहने का मतलब है जो भी न्यूमेरिकल दिया था लैंग्वेज में, हमने उसे न्यूमेरिक डाटा उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब इसमें खेल करना है हमें, फॉर्मूला ये हमें अल्फा इक्वल टू पता है, ठीक है ना, L1 डेल्टा एल पता करना है, लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, यानी कि ये चीज़ पता करनी है। स्टार्टिंग लेंथ L दे रखी है यहाँ पे, ठीक, और उसके बाद जो है वो T1 T2, डेल्टा टी का मतलब T2 - T1 ये यहाँ पे मिल जाएगा, और अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे को ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, तो बचा वही आराम से निकल आएगा, फॉर्मूला ये सीधे लगा देंगे। तो हम इसमें यही फॉर्मूला लगा देते हैं, वी नो दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू इतना। चलिए मैं दोबारा नहीं लिखता, इसी में कर देता हूँ, और इसमें आप यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। तो अल्फ़ा आप इसमें 1.7 10⁻³ कर देंगे, ठीक है ना, और एल की वैल्यू आप इसमें 80 सेंटीमीटर। अब देखिए मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो ज़्यादा सही है, अदरवाइज़ कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि सेंटीमीटर में ही आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये आपका अल्फ़ा जो है वो जिस किसी में भी चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, अगर एल आप सेंटीमीटर में रखना है तो डेल्टा एल भी सेंटीमीटर में आएगा। और फिर उसके बाद जो है चलिए 80 इसको रख लिया, और डेल्टा टी का मतलब 35 - 15, 35 - 15 ये हो गया, ठीक है। डेल्टा टी मतलब तापांतर होता है, तो ये 35 - 15, तो ये आपका 20 बना। अब 20 से इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है ना, दैट मच इंटू 10⁻³ और डेल्टा एल लंबाई है यानी कि सेंटीमीटर में। तो जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये आप आराम से कैलकुलेट करके कर सकते हैं। कमेंट में आंसर बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर यस नो लिख दूंगा कि हाँ सही है या नहीं, और बाकी बच्चे भी कमेंट देख लेंगे उस चीज़ को, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आदमी 20 किलोग्राम भार लेकर जा रहा है, निम्न परिस्थितियों में कार्य ज्ञात करिए। वह भार को 10 मिनट के लिए अपने हाथ में रखता है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए 20 किलोग्राम, मास 20 किलोग्राम है, ठीक है ना, कार्य चाहिए 10 मिनट के लिए अपने हाथ में रख रहा है, लेके थोड़ा ना चल रहा है। तो इसलिए पहली सिचुएशन में 0 है, तो कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन Fs cos थीटा। तो F इंटू ये फोर्स, भले ही आप इसमें रख लो कुछ भी जो भी लगाए, लेकिन S 0 है, F इंटू 0 इंटू कॉस थीटा, यानी कि सब मिला के 0 हो जाएगा। तो कार्य 0 हो जाएगा क्योंकि विस्थापन 0 है। फिर उसके बाद है, वह भार को उठाकर 5 मीटर पर सेकेंड चाल से एक बस के पीछे दौड़ता है। तो उसको उठा करके और पकड़ के और 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक बस के पीछे जो है वो दौड़ रहा है। तो देखिए पहले वो रेस्ट में था और 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से वो चलने लगा, दौड़ने लगा है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी रेस्ट में थी और फिर वो 5 मीटर v वेलोसिटी से मोशन में आ गई। तो इसमें दौरान कार्य किया जाएगा, वही आपका गतिज ऊर्जा की परिभाषा होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है जितना कार्य करेगा वही गतिज ऊर्जा में आएगा, इसलिए गतिज ऊर्जा निकाल दीजिए, वही किया गया कार्य हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि इस स्थिति में किया गया कार्य इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। अतः कार्य इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा,
और गतिज ऊर्जा में हाफ mv² यानी कि हाफ मास है 20 और v² मतलब 5 मीटर का स्क्वायर। तो ये आपका जो भी है 10 × 25 यानी कि 250 जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कुली वाला एग्जाम्पल मत लगाने लगेगा, हो सकता है दिमाग में वो आने लगे, वो अलग चीज़ है। थर्ड पार्ट है वह भार को ज़मीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर बस के ऊपर ले जाता है। बस के पीछे जैसे नहीं सीढ़ी लगी होती है, सामान चढ़ाते हैं ऊपर, तो इसमें ये ऊपर ले जा रहा है, तो ये हाइट मेंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो किया गया कार्य होगा वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस स्थिति में किया गया कार्य = स्थितिज ऊर्जा यानी कि mgh हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी हो गई 20, g आपको दिया नहीं है तो 9.8 रख लीजिए, और h की वैल्यू 5 मीटर दी है, 5 मीटर यहाँ पे रख दीजिए। तो बस ये 20 × 5 100 × 9.8 यानी कि ये आपका 980 जूल, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये अच्छा न्यूमेरिकल था, आप इसको कर सकते हैं। देखिए ज़रा सा इसमें मेहनत पड़ती है और मार्क्स इसमें पूरे के पूरे मिलते हैं। अभी कोई थ्योरेटिकल करने लगे, जैसे मान लिया अगला वाला करने लगे कि इसकी प्रत्यास्थता, प्रतिबल और विकृति को परिभाषित करिए, हुक का नियम लिखिए, विभिन्न प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांकों को परिभाषित करिए, तो है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अगर आपने तैयार किया लिख भी देंगे, लेकिन इसको लिखने के लिए आपको करीब 2 पेज लग जाएंगे और इसको लिखने के लिए आपको आधे 1 पेज में काम चल जाएगा। और न्यूमेरिकल जब करते हैं तो पूरी लाइन थोड़ा ना लिखते हैं, तो जरा सा उसमें होता चला जाता है, पेज ऐसे ज़्यादा जगह गिरती है, इस तरह थोड़ा ना ज़्यादा जगह गिरती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, धातु की क्षण के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक का व्यंजक व्युत्पन्न करिए। तो ऊष्मा चालकता गुणांक का व्यंजक क्या मतलब, आप फॉर्मूला पहले बताएंगे, वही निकालेंगे कि किस पे निर्भर करता है, और फिर Q = Ka θ1 - θ2 × T/D, ये फॉर्मूला, और फिर यहाँ से K = Q × D आ जाएगा अपॉन A θ1 - θ2 × T, ये आपका ऊष्मा चालकता गुणांक का व्यंजक हो जाएगा। इसका मात्रक एवं विमा लिखिए, इससे इसकी मात्रक और विमा निकाल लेंगे, आपको बता रखा है कई बार। रेल की पटरियों के जोड़ों पर अलग क्यों रखा जाता है, मतलब रेल की पटरी ये है, पहली ख़त्म हुई तो दूसरी स्टार्ट करी, तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप करके और फिर यहाँ पर ये प्लेटें लगा दी जाती हैं बोल्ट से, फिश प्लेट कहते हैं शायद इसे, आप कमेंट करके बताइएगा यही नाम होता है या कुछ और होता है। तो जगह क्यों रखी जाती है, तो जगह इसलिए रखी जाती है कि ताकि गर्मियों में जब उस टेम्परेचर बढ़ेगा वातावरण का, तो उस समय ये जो लोहे की पटरी है इसमें रेखीय प्रसार होगा, और रेखीय प्रसार होने की वजह से ये जो गैप होगा उसको वो मेंटेन कर लेंगी। अगर गैप नहीं रखा जाएगा तो उस केस में पटरियाँ को बढ़ने की जगह नहीं मिलेगी, इसके फलस्वरूप वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। यहाँ पे भाई अगर मान लीजिए सपोज करिए ऐसे पहले अलग अलग हैं, लेंथ बढ़ी तो ये अपना मेंटेन हो गई। अब अगर मान लीजिए सपोज पहले जुड़ी हुई हैं और लेंथ और बढ़ रही है, तो फिर ये ऐसे इधर उधर जाने लगेंगी और इससे फिर एक्सीडेंट का खतरा हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ आप इसमें समझा देंगे। तो ये जोड़ों पर अलग क्यों रखा जाता है, ऊष्मीय प्रसार है इसके पीछे वजह है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, श्यानता गुणांक का सूत्र लिखकर इसे परिभाषित करिए। तो श्यानता गुणांक का सूत्र कैसे लिखेंगे आप, तो आप पहले समझाएंगे कि 2 परत हैं और उसमें F = ηA ΔV/ΔX, ये इस तरह से जो है वो वेग, प्रवणता और क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मिलाएंगे तो इससे फिर जो है वो श्यानता गुणांक η = F ΔX/A ΔV, इस तरह से बन जाएगा जाकर के। अब कह रहे हैं कि इसका मात्रक और विमा लिखिए, तो यही फॉर्मूले से इसका मात्रक भी निकाल लोगे, इसकी विमा भी निकाल लोगे, सब बता रखा है। स्टोक का नियम लिखकर सिद्ध करिए। स्टोक का नियम F = 6π/RV, लेकिन पहले बताओगे वो सीमांत स्थिति और उस स्थिति में श्यान बल इतना लगता है, ये स्टोक ने बताया था। प्रूफ करना है तो इसको विमीय विधि से सिद्ध किया जाता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू η⁴ R⁴B V⁴C, ऐसे कंसीडर कर लोगे और तब जा करके इसकी विमाएँ लिख कर और यही आ जाएगा। ABC की वैल्यू 1 आएगी तो फिर वो वही फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरह से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और पूरा सैम्पल पेपर भी ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में अभी भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का हल कर सकें। कमेंट में ही आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ और डिटेल देनी होगी या कहीं कोई बताने में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो या कुछ मिस्टेक हो गई हो, आप इंडिकेट करेंगे तो उसका करेक्शन हम फिर डिस्क्रिप्शन में ही लिख देंगे, क्योंकि वीडियो को एडिट किया नहीं जा सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कॉल कर लें। मैंने कई वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि किस तरह से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।